नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुराज सक्सेना। देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और देश का पूरा सिस्टम इससे बाहर आने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। ऐसे दौर में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने द हिंदू में 2 किश्तों में एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने सभी पक्षों से राज्यसभा की स्वतंत्रता की रक्षा करने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस सदन की भूमिका कभी बाधा डालने वाली रही नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इस मौके पर उपराष्ट्रपति को पब्लिकली ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल यह भी कि क्या राज्यसभा की स्वतंत्रता पर वाकई को खतरा है? अगर खतरा है तो फिर किससे? मौजूदा कोरोना संकट में सारे फैसले केंद्र सरकार ही ले रही है। इस वक्त राज्यों की भूमिका नजर नहीं आ रही है। तो क्या वेंकैया नायडू ये महसूस कर रहे हैं कि राज्यों के अधिकारों का हनन हो रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ गुरदीप सिंह सप्पल, संविधान विशेषज्ञ केटीएस तुलसी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ लॉ की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा सिंह और इसके साथ ही कुर्बान अली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुर्बान अली जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, समझना चाहूंगी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू राज्यसभा की स्वतंत्रता को लेकर जो अपील कर रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो माहौल पिछले कुछ दिनों से राज्यसभा में देखने को मिला है, क्योंकि राज्यसभा में अभी भी जो एनडीए सरकार है उसका बहुमत नहीं है और विपक्षी सदस्य जाहिर है कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार से सवाल पूछते हैं जो प्रधानमंत्री को या उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि राज्यसभा का पिछले 70 साल का अगर आप इतिहास देखें तो उसमें 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक ऐसा दौर रहा है कि जब जो सत्ताधारी दल होता है उसका बहुमत नहीं हो रहा है। बावजूद इसके राज्यसभा की एक अपनी गरिमा थी। राष्ट्रीय हितों को लेकर के विपक्षी दलों ने भी सरकार को हर तरह का समर्थन दिया, लेकिन लगता यह है कि ये सरकार अब किसी भी तरह की आलोचना, किसी भी तरह की का विरोध और किसी भी तरह का सवाल पूछने का अधिकार है वो नहीं चाहती कि उसका इस्तेमाल हो। और राज्यसभा के सभापति, माफ़ करें मुझे, बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वो भी कई बार अपनी मर्यादा को लांघते हुए नजर आते हैं और वो अपने सदस्यों को इस तरह से डांटते फटकारते हैं जैसे वो कोई गलती कर रहे हैं। तो वो इस तरह से राष्ट्रपति ने, जो कि सभापति भी हैं राज्यसभा के, ये संदेश देने की कोशिश की है अपने इन 2 लेखों के माध्यम से। ऐसा मुझे लगता है कि विपक्षी सदस्य अपनी औकात में रहे। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है वेंकैया नायडू की तरफ से, इसी के हम मायने समझने की कोशिश करते हैं। गुरदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। फर्स्ट सिटिंग आज ही के दिन 13 मई को 1992 में हुई थी, यानी कि अगर हम अब तक के साल गिनेंगे तो 68 साल हो गए हैं। ऐसे कोई स्पेशल हमें 70 साल या 150 साल वाला फॉर्मूला नहीं दिखता है। तो आज इस मौके पर क्या जरूरत उन्हें महसूस हुई कि आर्टिकल वो 2 दिन लिख रहे हैं? क्या कहने की कोशिश वो कर रहे हैं? नहीं, इसके लिए कोई ख़ास मौके की ज़रूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो लगातार अलग अलग विषयों पे लिखते आए हैं जब से वो उपराष्ट्रपति बने, और उसके पहले भी उनके एडिटोरियल छपते आए हैं। तो इसलिए इसमें कोई ख़ास मायने ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि उन्होंने कहा क्या, और सवाल ये है कि पिछले कुछ समय से बहस क्या चल रही है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो राज्यसभा है वो लगातार उसमें काफ़ी समय से 39 साल जो है रूलिंग पार्टी अल्पमत में रही है, लेकिन बिल फिर भी पास होते रहे हैं, सिवाय कुछ बिल जो जिन पे डिबेट रही, और कुछ ही बिल हैं ऐसे पिछले 68 साल में जो कि पास नहीं हो पाए हैं। और ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने राज्यसभा की फंक्शनिंग को लेकर कोई गलत बात नहीं बोली है। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों से बीजेपी की ओर से लगातार राज्यसभा के रेलेवेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया था। पहले जो अरुण जेटली जी थे, वो लीडर ऑफ द हाउस थे, उन्होंने बाकायदा आर्टिकल भी लिखा था और ये कहा था कि सेकंड चेंबर की ज़रूरत है या नहीं है, या उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। तो उस संदर्भ में जब हम देख रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं। खुद जो आज आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में उन्होंने यही कहा है कि राज्यसभा बदस्तूर काम करती आई है। अब सवाल ये है कि जो हम लोग कहते हैं कि जो राज्यसभा में रोल क्या हो, क्योंकि अपोजिशन का काम क्या है, वो डेलिब्रेशन है। वो तो 2 इसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। एक है कि आपको बोलने का फ्लोर पे मौका मिल गया
तो डेलिब्रेशन हो गया, यानी सत्ता ने अपनी बात की, अपोजिशन ने अपनी बात की और सत्ता पक्ष का रास्ता, अपोजिशन जो है वो बोलती है और सत्ता पक्ष जो है फैसला करता है। लेकिन इसके बियॉन्ड, इसके इतर जाके भी एक परिभाषा है कि वो नेगोशिएशन का प्लेटफॉर्म भी होता है। ऐसा नहीं होता कि सत्ता ने अपनी बात की, विपक्ष ने अपनी बात की, बात खत्म हो गई। विपक्ष जो बातें उठाता है, सत्ता पक्ष कई बार उसको देखता है, उस पर बातचीत करता है, सलाह मशवरा करता है और कई बार उन सलाहों को मानता भी है। तो डेलिब्रेटिव रोल जो राज्यसभा का है या दोनों हाउस का जो है अपोजिशन का, उसके ऊपर लगातार अभी सवाल उठ रहे थे और उस संदर्भ में ये डिबेट ज़रूरी हो जाती है, जो कि लगातार अब पिछले कुछ साल से उठाई जा रही है। ठीक है, KTS तुलसी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, चूँकि आप संविधान की जानकारी भी रखते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। अब क्या हम मतलब निकालें, जिस तरह से राज्यसभा की स्वतंत्रता के बारे में अपील कर रहे हैं खुद वेंकैया नायडू, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो सिर्फ वो सभापति हैं इसलिए वो अपील कर रहे हैं, या वो ये कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि खतरा है इंडिपेंडेंसी पर? नहीं, ये अभी तो वेंकैया नायडू जी के लिखने से तो ऐसा कोई ख़तरा नज़र नहीं आता, मगर पहले पिछली लोकसभा के होते हुए कई बार ये अफवाहें उड़ाई गई थी कि इसका क्या महत्व है। मगर मैं ये समझता हूँ कि संविधान बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मास्टर स्ट्रोक अगर है तो वो राज्यसभा है। राज्यसभा को उन्होंने वो दर्जा दिया कि वो सिंपली क्योंकि मेजॉरिटी है आपके पास लोकसभा में और आप स्टीम रोल कर लें, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस की एक भूमिका निभा रहा है राज्यसभा। आज से नहीं, बहुत बार विपक्ष में रही सरकार, मगर अभी भी देखा गया है कि 70% से ज़्यादा बिल जो लोकसभा से पास होके आते हैं राज्यसभा में, उन बिल्स के ऊपर ना तो हाउस में बहस होती है। अगर 1 घंटे की बहस हुई तो कौन कौन सी पार्टियों को कितना कितना समय मिल जाएगा, ना ही कोई ऐसे जो विवादित बातें हैं, बिल हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेस है जी, ना ही वो किसी उसको कमेटी को मेंशन करते हैं। तो अल्टीमेटली हाफ बेक्ड बिल्स जो हैं वो पास होके कई बार आ जाते हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो बहुत दिग्गज मेंबर हैं, बहुत एक्सपीरियंस मेंबर्स हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहस होती है जी, क्योंकि वहाँ पे अभी भी विपक्ष जो रूलिंग पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है। ये अलग बात है कि वो उनको हर बात पे मेजॉरिटी जुटानी पड़ती है, जो अपने आप में एक it turns out to be a break on the limitless power of the ruling राज्यसभा party को कई in बार लोकसभा। बाईपास भी किया गया है, उतना महत्व नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। सीमा जी, अब मैं आपका रुख करूंगी। जो ये बयान आया है वेंकैया नायडू का लेख के जरिए, जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे किस तरह से देख रही हैं? क्या कोई शिकायत है कि राज्यसभा के प्रति रवैये को लेकर, और है तो फिर किससे है? देखिए, अगर आप उनके पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो जो मुझे समझ में आता है वो ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं सदस्यों के व्यवहार से एक शिकायत और एक पीड़ा है, जिसको कि उन्होंने अपने आर्टिकल के माध्यम से प्रेजेंट किया है। और वो जिस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वो फ्रीडम जहां तक मुझे समझ में आता है, वो फ्रीडम उस चीज को लेकर के होनी चाहिए जहां पर सदन का एक सदस्य अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फ्री हो करके सही को सही और गलत को गलत करने की क्षमता रखता हो। आज अगर आप राज्यसभा के पूरे रोल को देखिए तो एक बहुत बड़ी विडंबना कई बार ये दिखाई देती है कि एक रूलिंग पार्टी जो जीत करके सत्ता में मेजॉरिटी में है, क्योंकि लोकसभा में उसका बहुमत है, लेकिन वो कई सारे रेलेवेंट बिल इसलिए नहीं पास करा पाती है क्योंकि राज्यसभा उसमें एक रोड़ा अटकाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि राज्यसभा रोड़ा क्यों अटकाती है। पहली प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि उस बिल में कुछ ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं जिसपे कि राज्यसभा के सदस्य चाहते हैं कि इसको पास नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये होता है कि आप सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब हम देखते हैं कि क्यों राज्यसभा को लाया गया, तो इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये था
कि राज्यसभा एक ऐसा प्लेस था जहां पे कि एक कॉन्स्ट्रक्टिव डिस्कशन मेंबर्स के बीच में हो सके, और लोकसभा से अगर कोई बिल आता है और उसमें कोई कमी होती है तो उस डिस्कशन के थ्रू उस कमी को दूर करके उसमें सजेशंस के साथ आप उसको वापस अगर चाहें तो आप लोकसभा को भेजें और उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट हो सके। लेकिन पिछले कुछ सालों से, स्पेशली अभी हम लोग 2014 के बाद जो मोदी सरकार आई है, उसमें हमें ये जरूर दिखाई देता है कि धीरे धीरे एक ऐसा ट्रेंड सेट होता जा रहा है जहां पे अपोजिशन का काम सिर्फ अपोज करना है, और कई बार राज्यसभा में बड़ी ही गलत तरीके से लोग इसको प्रेजेंट करते हैं, जहां पे पेपर फेंकना हो गया या वेल में आकर के हल्ला। इस चीज के लिए राज्यसभा नहीं बनी थी और मुझे लगता है यही उनकी पीड़ा है। और वेंकैया नायडू कह भी रहे हैं अपने आर्टिकल में, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और उसमें वो ये भी कहते हैं कि राज्यसभा जो ये सदन है वो बाधा डालने का काम नहीं करती है, उसकी भूमिका, उसकी उपयोगिता, उसकी जरूरत को वो कोट कर रहे हैं। कुर्बान अली जी, मेरा आपसे सवाल है, और ऐसे में गुरदीप जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि अरुण जेटली ने कहा था कि राज्यसभा की कोई खास जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि लोकसभा से 2 बिल पास हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा में अटक जाते हैं। एक तरफ हम विचार देख रहे हैं वेंकैया नायडू का, दूसरा विचार देख रहे हैं अरुण जेटली का। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं दिख रहा दोनों विचारों में राज्यसभा को लेकर? देखिए, ये संविधान सभा में ही तय हो गया था कि संसद में 2 सदन होंगे। इसके बाद ये बहस बेमानी हो जाती है, क्योंकि कई बार राज्यों में हमने देखा है कि जहां जहां विधान परिषद हैं उनको भी कई राज्यों ने उनको दोबारा से प्रजीवित किया। ये एक राज्यसभा वॉचडॉग है, ये अंकुश लगाने का काम करती है सरकार के ऐसे निर्णयों पर जिनको लगता है कि सत्ता के मद में या बहुमत के नशे में पारित करा लिया गया है, इसलिए बार बार उनकी स्क्रूटनी होती है। अगर ये स्क्रूटनी नहीं होगी, अगर अपोजिशन के मेंबर्स उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, तो ये जो लोकसभा में बहुमत वाली सरकार होगी वो निरंकुश हो जाएगी। तो उस पर अंकुश लगाने का काम राज्यसभा करती है, और उसके डिफाइन कर दिया गया है रोल के बनी बिल राज्यसभा पारित नहीं करेगी। लेकिन बाकी चीजों के बारे में वही जो मैंने कहा कि आलोचना सुनना सरकार को पसंद नहीं है। ये विपक्ष का काम सरकार को आईना दिखाने का होता है। क्या रहा है राज्यसभा के प्रति? गुरदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आऊंगी कुर्बान अली जी आपके पास, मुझे सबको मौका देना है। किस तरह का 6 साल में रुक रहा है राज्यसभा? जी, अरुण जेटली जी ने कभी ये नहीं कहा था कि राज्यसभा को डिसॉल्व कर दे। उनका ये सुझाव उन्होंने किया था कि जिस तरह से इंग्लैंड के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 1945 के अंदर एक रिफॉर्म हुआ था, उसको सेलिसबरी डॉक्ट्रिन बोलते हैं, कि जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो उन बिल को रिजेक्ट नहीं कर सके जो बिल गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो से निकल रही है। जिस पार्टी ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई है, अगर उसके मैनिफेस्टो में कोई बात है, उससे जुड़ा हुआ बिल है, तो उसको रिजेक्ट करने का अधिकार हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जितने भी लोग हैं वो चुने हुए नहीं होते हैं। भारत में वो स्थिति नहीं है। भारत में इसलिए स्थिति नहीं है क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जितने भी मेंबर होते हैं वो या तो वहाँ के जो लॉर्ड्स हैं उनमें 91 मेंबर्स आपस में एक दूसरे को चुनते हैं, या वहाँ की जो मोनार्क हैं, रानी हैं, वो उनको नॉमिनेट करती हैं। भारत में राज्यसभा नॉमिनेटेड बॉडी नहीं है, भारत में वो भी इलेक्टेड बॉडी है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें वो लोग इलेक्ट कर रहे हैं जो अपने अपने राज्य में चुनाव जीत कर आए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो ये जो थ्योरी लगातार दी जा रही है कि लोकसभा के लोग तो चुने गए और राज्यसभा के लोग नहीं चुने गए, ये थ्योरी अधूरी है, क्योंकि राज्यसभा में जो लोग हैं वो चुनकर आते हैं, उनको जनता एमएलए चुनती है और एमएलए फिर एमपी चुनते हैं राज्यसभा के। इसलिए अरुण जेटली की इस बात का विरोध हुआ था उस वक्त, और इसको खारिज किया गया था उपराष्ट्रपति द्वारा भी उस समय के, कि सेलिसबरी डॉक्ट्रिन इंडिया में लागू नहीं होता है, राज्यसभा के पूरे अधिकार है, और राज्यसभा सिर्फ बहस करने के लिए नहीं है, सिर्फ चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं है। हमारा संघीय ढांचा है, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वो राज्यों की बात को रखने के लिए, उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, संविधान ने इसीलिए राज्यसभा का गठन किया था, ताकि जो राज्यों के अधिकार है उनका संरक्षण हो। तो कितना संरक्षण हुआ है तुलसी जी, अगर 6 साल का अगर आप जिक्र करें, उसको समझें। चूंकि एक शिकायत ये भी रही थी, प्रशांत भूषण तो कोर्ट तक चले गए थे कि संसदीय भावना का उल्लंघन ये सरकार कर रही है। कई ऐसे बिल है, फाइनेंस बिल का नाम देकर उसे पास करा दिया गया, एक तरह से राज्यसभा को बाईपास कर दिया गया, उसको महत्व नहीं दिया गया। जी हाँ, ये भी एक ऑब्जेक्शनेबल बात है कि ऑपोजिशन जो है
वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। अब कौन तय करेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव है, कौन सा कंस्ट्रक्टिव नहीं है या डिस्ट्रक्टिव है? जो मेजॉरिटी पार्टी को पसंद नहीं वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, और जो उनको पसंद है वो कंस्ट्रक्टिव हो जाता है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ऑपोजिशन का दिल जीतें, अपनी निष्पक्षता के से बिल्कुल हाउस चले, ताकि बाकायदा उनको जो विपक्ष के कन्वेंशंस हैं, कन्वेंशन तो सारी तोड़ दी जी। डिप्टी चेयरमैन भी ऑपोजिशन से नहीं बनाया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो सदन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमेरिका के यूएस सेनेट की तरह है जी। और ये जो राज्य हैं उनके अधिकारों को ठीक दृढ़ करने के लिए, पूरा करने के लिए ये काम करता है। ठीक है। तो इनकी फर्ज भी जो है वो लोकसभा से अलग है। धारणा बन रही है, एक बहस हो रही है इस बात की कि पेंडेमिक के वक्त में राज्यों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। गुरदीप जी, मेरा आपसे सवाल है, जो मौजूदा स्थिति है उसमें देखते हुए क्या आज जो लेख लिखा गया है वेंकैया नायडू को, उससे जोड़कर देखा जा सकता है? क्या उनके भी मन में कुछ चिंता है राज्यों के अधिकारों को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज पेंडेमिक से सीधे सीधे जोड़ के देखा जाना चाहिए। एक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात को रखने की कोशिश की है कि राज्यसभा में फंक्शनिंग कैसे होती है, और राज्यसभा में, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लगातार 3-4 साल से या ज़्यादा से ये डिबेट चल रही थी कि राज्यसभा की ज़रूरत है या नहीं है, उसमें ये स्पष्ट उनका है कि ज़रूरत है और राज्यसभा का रोल डिस्ट्रक्टिव नहीं रहा है। ये बात उपराष्ट्रपति की कलम से आना ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे स्टेट्स के ऊपर अभी हो रहा है, स्टेट्स जीएसटी की डिमांड कर रहे हैं, स्टेट्स ये कह रहे हैं कि सेंटर हर चीज़ डिक्टेट कर रहा है कोरोना में, तो ऐसे समय पे राज्यों का प्लेटफॉर्म होने का, राज्यसभा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में राज्यों के पास एक ही प्लेटफॉर्म है जहां आकर वो डिबेट कर सकते हैं, वो अपनी बातों को कह सकते हैं, और हमारे लोकतंत्र के अंदर राज्यों की सरकारें भी उसी मतदाता द्वारा चुनी गई हैं जिस मतदाता ने केंद्र की सरकार चुनी है, और उनको ये मंच चाहिए। जी। केटीएस तुलसी जी, मेरा आपसे सवाल है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को लेकर ये सवाल आपसे है, ये क्या कहता है केंद्र के राज्यों को निर्देशों को लेकर? चूंकि राज्यों का कहना है कि हमें स्पेस दीजिए, हमें डिसाइड करने दीजिए कि लॉकडाउन कहाँ रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, हमें डिसाइड करने दीजिए कि जोन कौन कौन से रेड, ग्रीन, ऑरेंज होंगे। आप गाइडलाइंस दे रहे हैं, हम पर थोप रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये सब सही है या नहीं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है जी। और ये अलग बात है कि क्योंकि ये इमरजेंसी है तो इसलिए केंद्र का रोल है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदेश का हक सब खत्म हो गए। प्रदेश के बिना हम इस बीमारी से निजात नहीं पा सकेंगे। अब ये बात है कि जो अधिकार हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रदेशों की, उसको तो राज्यसभा में ही एक्सप्रेस किया जा सकता है। और ये बहुत आवश्यक है कि जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उसके अंदर जो प्रदेश हैं ये स्वतंत्र हैं, सॉवरेन हैं, और उनका अधिकार अगर छिनता है, अगर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, जीएसटी इकट्ठा किया सेंटर ने, अगर वो नहीं जा रहा तो प्रदेश कहाँ पे ये उठाएंगे? ये प्रदेश के अधिकारों को निजात करने के लिए ये हाउस बनाया गया है। सीमा जी, मेरा आपसे सवाल है, आज के संदर्भ में वेंकैया नायडू के लेख का क्या महत्व है? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि अभी ये जो इश्यूज चल रहा है पेंडेमिक का, इसका इस लेख से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात जैसे अभी यहाँ पे केटीएस तुलसी साहब ने उठाई या कुर्बान अली जी ने उठाई, अभी काफी समय से हम सेंटर स्टेट रिलेशन के बीच में जरूर एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि स्टेट्स लगातार सेंटर की अथॉरिटी को भी इग्नोर कर रहे हैं। सेंटर की कोई भी गाइडलाइन आए या अच्छी उसकी स्कीम आती है, स्टेट्स उसको कई बार सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि स्टेट और सेंटर में रूलिंग पार्टी जो है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करती हैं।
दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इस राज्यसभा को बनाया ही इसलिए गया था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें एक सेंटर में स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जो अभी वेंकैया जी का लेख आया है उसको देख करके कहीं ऐसा लगता नहीं कि ऐसी कोई बात हो रही कि राज्यसभा को स्क्रैप कर दिया जाए। उन्होंने ये जरूर बोला है, जो मुझे टोटल ओवरऑल समझ में आता है, कि जिस पर्पस के लिए इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया था कुछ समय से उस पर्पस के लिए उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर लेवल पे एक पॉलिटिकल इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, चाहे वो सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, क्योंकि अभी जैसे पैंडेमिक के कंडीशन में भी स्टेट के ऊपर सेंटर कुछ थोप रहा है ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। सेंटर का काम एडवाइजरी इश्यूज करना होता है, सेंटर ने एडवाइजरी इशू किया, वो उसकी ड्यूटी है। स्टेट के लिए मानना या ना मानना काफी हद तक उनको इसकी स्वतंत्रता है। अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले गुरदीप जी आपसे मेरा सवाल, यहाँ पर सीमा जी कह रही हैं कि वो ये चाहते हैं कि जितने भी पक्ष हैं वो ये समझें कि स्वतंत्रता बचनी जरूरी है और उसकी रक्षा आपके हाथों में है। तो किस लेवल पर उसका महत्व होना चाहिए कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो केवल ये नहीं कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति ने क्या बोला, आज की तारीख में इशू क्यों उठ रहा है ये ज़रूरी है समझना। ये इसलिए उठ रहा है कि पिछले 6 साल में जब से मोदी सरकार आई है 2-3 काम ऐसे हुए हैं जिसमें कि राज्यसभा की भूमिका कम हुई है। एक कि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट बिल थे उनको मनी बिल बनाकर भेज दिया। मनी बिल क्या होता है कि अगर स्पीकर लोकसभा ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो वो डिसीजन फाइनल है और उस पर राज्यसभा के अधिकार बहुत लिमिटेड है। राज्यसभा को उसको पास नहीं करना होता है, राज्यसभा उसको डिफीट नहीं कर सकती है, केवल वापस भेजना होता है डिस्कस करके। तो बहुत सारे फैसले ऐसे हो गए हैं पीछे जो मनी बिल के नाम से हो गए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आधार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 मेंबर बेंच ने लार्जर बेंच को ये इशू दिया है कि मनी बिल के ऊपर लोकसभा स्पीकर का निर्णय फाइनल हो या ना हो। एक तो ये क्योंकि मनी बिल से राज्यसभा के अधिकार कम होते हैं। दूसरा, जो स्टैंडिंग कमेटी को वीक किया गया है 5-6 साल में, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो लगातार मीटिंग्स में ये कहते थे कि अगर एक कॉमा या एक फुल स्टॉप भी बदलता है बिल के अंदर तो वो स्टैंडिंग कमेटी पे जाना चाहिए। लेकिन जब वो सरकार में आए तो लगभग 85% बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए ही नहीं। तो ये जो अधिकार छीनते हैं पिछले दरवाजे से, उसको लेकर ये बहस खड़ी हो रही है और उस बहस में ज़रूरी है कि कोई भी सदन हो और ख़ास तौर पर राज्यसभा हो, उसके जो अधिकार हैं वो पिछले दरवाजे से कमज़ोर नहीं होने चाहिए। इसका मतलब तो यही हो ना कि सरकार को आईना दिखाने की कोशिश इस आर्टिकल के जरिए। कुर्बान अली जी, राज्यसभा के होते हुए राज्यों की भूमिका आप क्या आंक रहे हैं इस वक्त? नहीं, राज्यों की भूमिका तो बालाए ताक रख दी गई है, क्योंकि राज्यों के अधिकारों के बारे में तो इस सरकार का कोई विश्वास ही नहीं है। योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया जो राज्यों को अधिकार देता था। लेकिन मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि चर्चा हो रही है राज्यसभा के सभापति के लेख पर और जिन्होंने जिन खतरों का जिक्र किया है, और जो सबसे बड़ा खतरा है जिसमें लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पिछले 1 साल में 12 से ज़्यादा विपक्षी सांसदों को इस्तीफा दिला करके सत्ताधारी दल का सदस्य बनाया गया। चिंता इस पर होनी चाहिए कि क्या हड़बड़ी में क्यों है सत्ताधारी दल, और इस साल के अंत तक उसका बहुमत हो ही जाना है। लेकिन जिस तरह से अल्पमत को बहुमत में बदला जा रहा है, 10 से 12 से ज़्यादा सांसदों को इस्तीफा दिलाया गया, अगले 1 महीने के बाद में वो सत्ताधारी दल के सदस्य बनकर के राज्यसभा में बैठे। चिंता इस पर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, और उस पर बात ना हो करके मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये आर्टिकल जो है वो बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। वो राज्यसभा की क्या भूमिका रहती है, इसके साथ ही क्या उपयोगिता है, क्या ज़रूरत है, उस पर जोर देने की कोशिश वेंकैया नायडू की रही है। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।